अभी मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर सचिन लोहिया साहब को, उसके बाद मैं प्रफुल्ल साहब को बुलाऊंगा। अभी निमंत्रण दे रहा हूँ डॉक्टर सचिन लोहिया साहब। आप कल बड़े सुंदर लग रहे थे, आज उससे ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आइए मंच पर, स्वागत। आप सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले पद्मावती एंड वर्ल्ड मिस्टिक साइंस इंस्टीट्यूट एंड जस्ट बुक डॉक्टर सूर्यकांत जी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जी और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो आपने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं सचिन लोहिया, मुख्य अतिथिजन डॉक्टर एच.एस. रावत जी, डॉक्टर अनिल वत्स जी, राजेश वशिष्ठ जी, चंद्रशेखर शास्त्री जी, पंडित दिनेश गुरु जी, डॉक्टर सूर्यकांत जी, रवि जी, संगीता जी और पद्मावती जी, इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का मेरा मुख्य टॉपिक है भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी नॉर्थ इंडिया में के लिए फिर भी नया टॉपिक हो सकता है, बट साउथ इंडिया के लिए ये बहुत ही ओल्ड टॉपिक है और इसकी सटीकता 99% से ऊपर मानी जाती है। आज मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप सभी लोगों को एस्ट्रोलॉजर की जगह मेडिकल डॉक्टर बना दूँ। दृष्टि, कोई भी ग्रह जब आमने सामने सातवीं दृष्टि से आमने सामने बैठेगा तो उसको नाड़ी एस्पेक्ट में लिया जाएगा। दिस इज द सेकंड रूल। थर्ड रूल, नाड़ी के अंदर ट्राइन दृष्टियों को लिया जाता है। ट्राइन दृष्टियाँ कौन सी होती है, इनको समझाएंगे। ट्राइन दृष्टि का मतलब है एक ग्रह से दूसरा ग्रह 5वां या 90वें स्थान पे बैठा। सिंपली आप मान लीजिए कोई भी ग्रह 1, 5, 9 में बैठा है तो वो आपस में इंटरलिंक है, चाहे वो शत्रु ग्रह हो या मित्र ग्रह हो। यदि वो आपस में शत्रु ग्रह है तो एक दूसरे के कारक तत्वों को डैमेज करेगा, यदि वो मित्र ग्रह है तो एक दूसरे के कारक तत्वों को सपोर्ट करेगा। सेकंड, इसमें फोर्थ रूल होगा 2, 6, 10। पहला ट्राइन है 1, 5, 9, अर्थात 1, 5, 9 में कोई भी बैठे हुए प्लैनेट आपस में युति जैसा रिजल्ट देंगे। 2, 6, 10 दूसरे, छठे, 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट आपस में इंटरलिंक होंगे। या तो आप इन भावों को याद कर लो या एक दूसरे से 5वां या 9वां गिन लो। तो शॉर्टकट यही रहता है, भावों को याद कर लिया जाए। 2, 6, 10 दूसरा भाव छठे भाव से 5वां 9वां है, छठा भाव से 10वां भाव 5वां है, 10वें से दूसरा भाव 5वें क्रम पे बैठा हुआ है, इसीलिए इसको ट्राइन लिया। तीसरा लिंक होता है 3, 7, 11, अर्थात तीसरे, 7वें, 11वें भाव में जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं वो आपस में इंटरलिंक है, उसे ट्राइन एस्पेक्ट के रूप में लिया जाएगा। फोर्थ है 4, 8, 12, चौथे, 8वें, 12वें भाव में जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं उन सभी को आपस में ट्राइन लिंक के रूप में लिया जाएगा। तो भृगुनंदी नाड़ी में मुख्यतया ये एस्पेक्ट भी ली जाती है। चौथा और 5वां इसमें मुख्य लिंक ये माना जाता है 3, 11 का लिंक, परंतु उसमें एक दूसरे से 50 डिग्री का डिस्टेंस होना जरूरी है। उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं 9 के 9 ग्रहों की आपको डिजीज समझाऊंगा और वो डिजीज कब होती है, किस व्यक्ति को होती है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रह से होने वाले रोग। सूर्य ग्रह से होने वाले रोगों के लिए सूर्य जिन जिन हमारे बॉडी में कारकों अंगों का कारक है, यदि सूर्य ग्रह पीड़ित होगा तो उन ऑर्गन में सिंपली डिजीज दे देगा। आप लोगों ने बहुत सारे हॉरोस्कोप देखे होंगे, लेक्चर के दौरान आप लोग उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं ये फार्मूले कितने लगते हैं कितने नहीं लगते हैं। यदि आपके हॉरोस्कोप में लग रहे हैं तो आपको भी वो डिजीज हो सकती है। सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में यदि शनि के साथ, राहु के साथ या केतु ग्रह के साथ युति कर रहा है या दृष्टि कर रहा है, दृष्टि याद रखेंगे, नाड़ी दृष्टि लेंगे, ट्राइन दृष्टि या 7वीं दृष्टि, तो सूर्य ग्रह की डिजीज उस व्यक्ति को होने की पूरी संभावनाएं हैं। सूर्य ग्रह की डिजीज कौन सी होगी? नंबर 1, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां। क्यों? क्योंकि सूर्य का स्वामित्व हड्डियों पे है। नंबर 2 पॉइंट, सूर्य ग्रह पित्त की थैली के ऊपर
काम करता है, पित्त का थैली का कारक है, तो एसिडिटी सूर्य की जब पीड़ित होगा तो एसिडिटी हो जाएगी। नंबर 3, सूर्य हड्डियों का कारक है, तो यदि सूर्य ग्रह पीड़ित होगा, हड्डियों का कारक, एसिडिटी, हार्ट डिजीज भी हो सकती है। सर दर्द, हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन का वो ऑर्गन जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो दैट इज सन, ब्रेन का वो ऑर्गन जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो दैट इज मून। तो ब्रेन जिसको आप टच कर सकते हो, यदि सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, सूर्य ग्रह जब पीड़ित होगा तो आपके सर दर्द हो सकता है, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी या हार्ट डिजीज, इनमें से कोई डिजीज अवश्य होगी। अब बात आती है, यदि हड्डियों का उस व्यक्ति को रोग होगा तो बॉडी के किस ऑर्गन में डिजीज होगा, यू कैन ऑल्सो दैट थिंग एनालिसिस, वेरी सिंपल वे। तो जन्म कुंडली को मैं हमारे बॉडी के सभी अंगों में डिवाइड करूंगा, उसको समझेंगे। पहला भाव हमारी गर्दन से ऊपर का हिस्सा, पहला भाव पे यदि पीड़ित है और सूर्य पीड़ित है तो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में प्रॉब्लम होगी, अर्थात सरदर्द हो सकता है। पहला भाव हमारे गर्दन से ऊपर का हिस्सा। सेकंड हाउस हमारा गर्दन, यदि सेकंड हाउस पीड़ित होगा और सूर्य पीड़ित होगा तो गर्दन में सर्वाइकल का पेन या गर्दन से रिलेटेड अन्य कोई रोग हो सकता है। थर्ड हाउस पीड़ित होगा, थर्ड हाउस हमारे हैंड है, शोल्डर्स है। सूर्य पीड़ित है और थर्ड हाउस पीड़ित है तो हम कहते हैं कंधे में दर्द आ गया, शोल्डर्स में पेन है, इस टाइप का पेन उस व्यक्ति को चलता है। जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस हमारे हार्ट्स और लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर से लेकर नीचे तक चलते जाओ, 12 हाउस हो जाएंगे, वेरी सिंपल वे। लगन पहला हाउस, उससे नीचे सेकंड हाउस गर्दन, उससे नीचे हमारे हैंड्स एंड शोल्डर्स, उससे नीचे हमारा हार्ट्स, लंग्स या हार्ट और लंग्स के पीछे का हिस्सा। यदि हमारा फोर्थ हाउस पीड़ित है और सन पीड़ित है तो हम कहेंगे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है या हार्ट के पीछे वाले हिस्से में कमर में दर्द रह सकता है, वेरी सिंपल वे। यदि फिफ्थ हाउस पीड़ित है और सन पीड़ित है तो पेट के ऊपर वाले हिस्से, नाभि का ऊपर वाला पेट, उस हिस्से में आपको पेन रह सकता है। सूर्य पीड़ित है, सिक्स हाउस है पीड़ित है तो क्या कहेंगे हम, नाभि के नीचे वाला स्टमक का एरिया और नाभि के नीचे वाला हमारा स्टमक का एरिया, कमर का पीछे वाला हिस्सा, नाभि के पीछे वाले हिस्से में से नीचे तक, रीढ़ की हड्डी के नीचे तक का हमारा वो हिस्सा हमारा सिक्स हाउस है। इसी प्रकार से सेवंथ हाउस और एट्थ हाउस हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स आ जाएंगे। नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस थाइज है, नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस हमारे घुटने भी हैं। यदि नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस पीड़ित हो और सूर्य एफ्लिक्टेड हो तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं इस व्यक्ति के घुटने में दर्द आएगा, वेरी सिंपल वे। सूर्य कहीं भी पीड़ित हो, जरूरी नहीं है नाइन्थ हाउस टेंथ हाउस में बैठ के पीड़ित हो, सूर्य कहीं भी पीड़ित हो और नाइन्थ हाउस टेंथ हाउस पीड़ित हो तो हम ये कहेंगे उस व्यक्ति के घुटने में दर्द आएगा। इसी तरह 11th हाउस यदि उस व्यक्ति का पीड़ित होगा तो 11th हाउस से हम क्या कहेंगे, उस व्यक्ति की पिंडलियों में पेन हो सकता है। 12th हाउस पीड़ित है तो पंजों में पेन हो सकता है। इस प्रकार से हमने 12th हाउसेज का चर्चा की। तो अभी सूर्य ग्रह के ऊपर हमने चर्चा की। सूर्य ग्रह, तो अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रह तो बहुत सारे लोगों का पीड़ित होता है, सभी लोग तो बीमार नहीं होते। हजारों कुंडलियां ऐसी होती है, लाखों कुंडलियां ऐसी होती है जिसमें सूर्य ग्रह शनि राहु केतु से कनेक्टेड होते हैं, सभी लोग तो बीमार नहीं होंगे, उनमें से कुछ बीमार होते हैं, कुछ नहीं होते। तो इसके पीछे नाड़ी क्या कहती है? नाड़ी सबसे पहले जीव कारक के ऊपर चर्चा करती है। यदि मेल चार्ट और फीमेल चार्ट दो भागों में वो डिवाइड करती है। यदि कोई मेल व्यक्ति बीमार है अर्थात पुरुष व्यक्ति यदि बीमार है तो उसके लिए जुपिटर ग्रह पीड़ित होना चाहिए। उसका जुपिटर ग्रह कैसे पीड़ित होगा? जुपिटर ग्रह 6 हाउस में बैठा हुआ, याद रखना हाउस बोल रहा हूं, राशियां नहीं बोल रहा हूं। नाड़ी में हाउसेज के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, राशियों से कहीं ज्यादा। नाड़ी कहती है 70% से ज्यादा हाउसेज काम करते हैं, 30% हम राशियों पे चर्चा करेंगे। यदि आपका सूर्य ग्रह है, गुरु ग्रह है 6 हाउस में बैठा है तो पीड़ित है, गुरु ग्रह 8th हाउस में पीड़ित है, गुरु ग्रह 10th हाउस में है तो काल पुरुष का 10th हाउस मकर राशि आएगी, वहां पे नीच आ गया। तो गुरु ग्रह को 6 हाउस में, 8th हाउस में, 10th हाउस में मेल व्यक्ति का है तो गुरु पीड़ा में है, उस व्यक्ति के बीमार होने की ज्यादा पूरे अच्छे चांसेस हो गए। इसके आगे हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह और कैसे पीड़ित हो सकता है। गुरु 2 शत्रु ग्रहों से पीड़ित होता है ज्यादा, राहु और केतु। यदि कुंडली में अन्य भावों में 6, 8, 10 के अलावा किसी भी भाव में यदि गुरु ग्रह राहु के साथ या केतु के साथ
कंजक्शन है या दृष्टि है तो गुरु ग्रह पीड़ित हो जाएगा, या गुरु ग्रह 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 10th हाउस में, तो गुरु ग्रह पीड़ित होगा। उस व्यक्ति का अदर योग ज़्यादा लगेंगे, अदर जो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में योग कर रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई होंगे। यदि सूर्य ग्रह पीड़ित है फिर भी गुरु ग्रह स्ट्रांग है तो शायद वो बीमार ना हो। सेकंड रूल, चंद्रमा से रिलेटेड उस व्यक्ति को कब रोग होंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठता है तो चंद्रमा पीड़ित अवस्था में कहलाता है। जन्म कुंडली के 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में यदि चंद्र ग्रह पॉजिटेड है तो हम ये कहेंगे चंद्र ग्रह से रिलेटेड उस व्यक्ति को रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट रूल, चंद्र ग्रह शनि राहु केतु से यदि कनेक्टेड होगा तो चंद्र ग्रह पीड़ित अवस्था में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा से संबंधित रोग होंगे, नंबर 1 साइनस, नंबर 2 अस्थमा, नंबर 3 सर्दी जुकाम, नंबर 4 डिप्रेशन। अब इसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि कब अस्थमा होगा, कब साइनस होगा और किस स्थिति में उस व्यक्ति को डिप्रेशन होगा। साइनस कहाँ होता है? गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में। गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में हमारे साइनस होता है। तो 1st हाउस, चंद्रमा और 1st हाउस पीड़ित होगा तो उस व्यक्ति को साइनस होगा। चंद्रमा और 4th हाउस पीड़ित होगा, 4th हाउस हमारे लंग्स है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अस्थमेटिक प्रॉब्लम होगी। चंद्रमा और 4th हाउस और 5th हाउस हमारा ब्रेन है, 5th हाउस बुद्धि का है, 4th हाउस मन है। चंद्रमा के साथ 4th हाउस 5th हाउस दोनों पीड़ित अवस्था में होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस व्यक्ति को डिप्रेशन या ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाएगी। तो चंद्रमा पीड़ित हो, साथ में इन हाउसेज में पीड़ा हो तो चंद्र ग्रह से रिलेटेड रोग होते हैं। कंडीशन अप्लाइड, मेल चार्ट में गुरु ग्रह पीड़ित होना चाहिए, फीमेल चार्ट में शुक्र ग्रह पीड़ित अवस्था में होना चाहिए। शुक्र ग्रह 6th हाउस में हो या 8th हाउस में हो, या शुक्र ग्रह राहु केतु के साथ कंजक्शन हो या ऐसा एस्पेक्ट हो। इन दोनों ही स्थितियों के अंदर चंद्रमा संबंधित ये 3-4 रोग हो जाएंगे। अब यदि कोई इस प्रकार की डिजीज सफर कर रहा है तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उसके लिए क्या उपाय सजेस्ट कर सकती है? चंद्रमा से संबंधित उपाय कीजिए और जो चंद्रमा को पीड़ा दे रहा है उसका उपाय कीजिए। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को कील चुभ जाए, पैरों में उसके कील चुभ जाए तो हम क्या करेंगे? उसे प्रोटीन विटामिन जूस दिया जाएगा, क्या वो ठीक हो जाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। लगभग हम यही करते हैं, चंद्रमा पीड़ित है चंद्रमा का मोती पहना दो, चंद्रमा पीड़ित है चंद्रमा का मंत्र जप कर दो, चंद्रमा पीड़ित है चंद्रमा के दान हो सकते हैं तो दान कर दो। क्या ऐसी स्थिति में उसको हम सिर्फ जूस दे रहे हैं, प्रोटीन विटामिन दे रहे हैं, वो आजीवन ठीक नहीं हो सकता है। 1 लाख उपाय कर लो, चंद्रमा के नहीं ठीक हो सकता। क्यों? यह वही अवस्था है कि जब किसी व्यक्ति को कील पैरों में चुभ गई तो कील जब तक नहीं निकालोगे आराम नहीं आएगा। अर्थात चंद्र ग्रह राहु के साथ कनेक्टेड है तो जब हम राहु की एक्चुअल रेमेडीज करेंगे तभी उस व्यक्ति को चंद्रमा संबंधित रोगों से आराम आ सकता है। एक और आज मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे चर्चा करते हुए आप लोगों को, जिन लोगों को हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां है, घुटने में दर्द है या पैरों में दर्द है, तो उन लोगों को एक अचूक रेमेडी बताना चाहूंगा जिसको हजारों लोगों पे मैंने आजमाई है। हमारे गुरुदेव की दी हुई रेमेडी है और ये विदिन 1 वीक उस व्यक्ति का दर्द 90% खत्म कर देती है, 100% खत्म कर देती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑपरेशन सजेस्ट कर दिए गए, घुटनों से चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द है 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, या हड्डियों में कहीं भी दर्द है, हड्डियों का दर्द। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मसल्स पेन। इसके लिए 4-5 चीज़ों का मिश्रण किया जाता है। थोड़ा सा हल्दी लेना है, 1 कटोरी में आधा कटोरी हल्दी ले लीजिए, आधा चम्मच उसके अंदर चूना डाल दीजिए, सरसों का तेल और 1 या 2 चम्मच उसके अंदर गुड़ डाल दीजिए। चारों को पीस करके गर्म कर लीजिए और रात को उसका लेप लगा दीजिए, प्लास्टिक की पन्नी से बांध दीजिए और गर्म पट्टी बांध दीजिए, रात को लगा के सोना है। इस उपाय को सैकड़ों लोगों पर आजमाया गया है और उनमें से 99% विदिन 1 वीक ठीक हो गई। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का आप लोगों के लिए ऐसा रेमेडी है जो मैंने सैकड़ों लोगों के ऊपर आजमाया है और इसके 99% अच्छे रिजल्ट हैं। अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चर्चा भी कर रहा हूं तो आप लोगों को अस्थमा और साइनस का इलाज भी बताऊंगा जो कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अस्थमा हो जाए,
इंग्लिश में तो कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। आयुर्वेद वाले 2 साल 5 साल 10 साल दवाइयाँ खिलाते रहते हैं, उसमें भी आज तक मैंने इलाज होते नहीं देखा। इसका एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी के अंदर सटीक इलाज है और सैकड़ों लोगों को मैंने दिया है और उनको भी 90% से ज़्यादा अच्छे लाभ मिले हैं। बहुत ही इजी रेमेडी है। हमारा ये जो शुक्र पर्वत है, ये जो शुक्र पर्वत आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस शुक्र पर्वत के ऊपर ब्लैक वाटर कलर लगाना है। स्टिक बोल्ड मार्कर कंपनी का ब्लैक वाटर कलर आता है, स्टेशनरी की दुकान पे 10 रुपये का इजीली मिल जाता है। स्टिक बोल्ड मार्कर आप गूगल पे डालोगे दिखाई दे जाएगा। ब्लैक वाटर कलर लगाना है। ये हिस्सा जहाँ पे मैंने उंगली लगाई है, इस हिस्से पे लहसुन की फली खोल के लगा दीजिए, रात को बांध दीजिए। 3 से 4 महीने में उसका अस्थमा जड़ से खत्म हो जाता है। सेकेंड थिंग, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, सूर्य पर्वत और इस फिंगर के बीच में जहाँ पे मैंने उंगली रखी है, इस फिंगर पे भी आपको ब्लैक कलर लगाना है। ये पॉइंट किसके लिए है? उस व्यक्ति की एलर्जी खत्म करेगा। क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होने से पहले हमें साइंस का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एलर्जी बनती है सबसे पहले, एलर्जी कौन देता है? राहु। और वो एलर्जी के कीटाणु धीरे धीरे हमारी श्वास की नली को सिकुड़ते हैं और साइनस में क्या करते हैं? ब्रेन के नीचे हमारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनमें जाके एलर्जी कफ बनाती है, कफ जमा करते हैं। जब तक एलर्जी नहीं खत्म होगी तब तक अस्थमा साइनस नहीं खत्म हो सकता। तो ये ब्लैक कलर लगाने से, ब्लैक कलर के ऊपर स्टार मैग्नेट लगा के टेप लगा सकते हो। ये दोनों तीनों ट्रीटमेंट मेरी क्लासेस चलती है और ईश्वर की दया है मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ा चुका हूँ। क्लासेज में हज़ारों स्टूडेंट्स को दिए हैं और उनके फीडबैक आते हैं कि 3 महीने में हम ठीक हो गए, 2 महीने में ठीक हो गए। तो ये अस्थमा का, साइनस का एक अचूक इलाज है। जिन लोगों ने किया है वो लोग लाभ पा रहे हैं। अभी हम तीसरे ग्रह के ऊपर बात करेंगे, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जनित बीमारियां और मंगल ग्रह से रिलेटेड क्या क्या रोग होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले मंगल ग्रह पोजीशन वाइज यदि 3rd हाउस में, 4th हाउस में या 8th हाउस में बैठ जाता है तो मंगल ग्रह पीड़ित अवस्था में कहलाता है। मंगल ग्रह 3rd हाउस में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, 4th हाउस में मंगल ग्रह कालपुरुष के अनुसार नीच का हो जाता है, 8th हाउस में वैसे ही एफ्लिक्शन में आ जाता है, 3rd हाउस में भी पीड़ित है। दूसरी कंडीशन, मंगल ग्रह यदि जन्म कुंडली में शनि, राहु या केतु के साथ कनेक्टेड है तो मंगल ग्रह पीड़ित अवस्था में हो सकता है। मंगल के साथ केतु कनेक्टेड है तो बीपी लो हो सकता है। मंगल के साथ राहु या शनि कनेक्टेड है तो बीपी हाई होगा। ब्लड रिलेटेड अदर डिजीज हो सकती है। मंगल ग्रह पीड़ित होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, मसल्स में बॉडी में कहीं भी पेन आ सकता है और ऑपरेशन की अवस्था उसकी बार बार आ सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज अप होता है कि मसल्स में पेन आएगा, क्या हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी के किस हिस्से में मसल्स में पेन आएगा? वेरी इजी। अभी 2 मिनट पहले मैंने बॉडी के सारे स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा की। यदि 2nd हाउस पीड़ित है तो गर्दन में दर्द आएगा, 4th हाउस पीड़ित है तो हार्ट और लंग्स के पीछे पेन आएगा, 5th हाउस पीड़ित है तो नाभि के पीछे पेन आएगा, 6th हाउस पीड़ित है तो रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से के पीछे की साइड, राइट और लेफ्ट में वहाँ पे पेन आ सकता है। यदि 9th हाउस और 10th हाउस पीड़ित है तो घुटनों में पेन आ सकता है, वो भी मस्कुलर पेन। और जब तक आप उसकी मंगल की रेमेडीज नहीं करोगे आराम नहीं आएगा। बात वही आ गई, यहाँ पे मंगल की रेमेडी करनी है या मंगल के साथ शनि राहु केतु की रेमेडी करनी है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आंख बंद कर करनी। यदि कील चुभी है तो कील को जब तक नहीं निकालोगे, प्रोटीन, विटामिन, जूस, ग्लूकोज कितना भी पिला लो, आराम नहीं आएगा। कील कौन है? मंगल के साथ यदि शनि राहु केतु का कनेक्शन बन रहा है, दृष्टि बन रहा है, तो ऐसी अवस्था में हमें शनि राहु केतु की रेमेडी करनी पड़ेगी। साथ साथ में मंगल भी पीड़ित अवस्था में है तो मंगल ग्रह की भी हम रेमेडियल करेंगे। तो मंगल ग्रह की भी रेमेडी करनी है, साथ साथ में शनि राहु केतु की भी रेमेडी करनी है। और अभी मैंने एक ये नुस्खा बताया, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो गुड़ वाला, हल्दी वाला। ये हड्डियों में ज़्यादा काम करता है बट मस्कुलर पेन में बोलते हैं यदि गुड़ डाल दिया जाए तो काम कर सकता है। इसके द्वारा आपको आराम पाया जा सकता है। कृपया करके सभी लोग शांति बनाए रखें। तो अभी तक हमने 3 ग्रहों के ऊपर चर्चा करी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। अभी 4th हाउस गुरु के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि जीव कारक है मेल चार्ट में। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति जन्म से ही बीमार हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति बार बार बीमार चलते हैं, बार बार उनको डिजीज हो जाती है मेल चार्ट में। एकमात्र कारण होता है जीव कारक गुरु ही उनका पीड़ित है।
और जीव कारक गुरु पीड़ित होता है तो जिंदगी में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं भी आती है। गुरु किन किन डिजीज का कारक है, कहाँ कहाँ पीड़ित होता है? गुरु ग्रह 6th हाउस में पीड़ित है, 8th हाउस में पीड़ित है, गुरु ग्रह 10th हाउस में नीच है, वहाँ पे 50% एफ्लिक्शन देगा। गुरु ग्रह जन्म कुंडली में यदि राहु या केतु के साथ भी बैठा है, युति कर रहा है या दृष्टि कर रहा है या ट्राइन एस्पेक्ट कर रहा है, वहाँ पे पीड़ित अवस्था में आ जाएगा। गुरु ग्रह कौन सी डिजीज देगा? गुरु ग्रह डायबिटिक दे सकता है, लीवर की प्रॉब्लम दे सकता है। डायबिटिक और लीवर के लिए 5th हाउस 6th हाउस का पीड़ित होना जरूरी है, क्योंकि लीवर और डायबिटीज दोनों पेट में ही बनती है। 2nd हाउस भी साथ साथ में पीड़ित होगा तो हम ये कहेंगे थायराइड हो सकता है। जुपिटर थायराइड, लीवर और डायबिटिक को, ये तीनों बीमारियों को जनरेट करता है। गोचर में यदि अभी इस समय देख रहे होंगे गुरु ग्रह मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो जिन लोगों को गुरु से रिलेटेड डिजीजेज हैं वो इस समय बढ़ सकती है। अर्थात अस्थमा बढ़ सकता है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, वो बढ़ सकता है, क्योंकि जीव कारक गुरु इस समय कम से कम 6 मंथ तक राहु के साथ पॉजिटेड होगा। तो गोचर का अवस्था देखना बहुत जरूरी है। जिस समय आप किसी व्यक्ति का डिजीज का डायग्नोस करोगे, गोचर के अंदर राहु केतु का गुरु जीव कारक को यदि वो पीड़ित अवस्था में कर रहे हैं, तो जो योग उसकी कुंडली में बना रहे हैं वो योग उस समय एक्टिवेट हो जाएंगे और वह व्यक्ति उस समय बीमार हो सकता है। अन्य बीमारियों पे हम चर्चा करेंगे 2-3। राहु ग्रह से रिलेटेड बीमारी। राहु ग्रह जन्म कुंडली के यदि 2nd हाउस में, 8th हाउस में, 9th हाउस में, 12th हाउस में पीड़ित अवस्था में कहलाता है। राहु ग्रह जन्म कुंडली में 2nd हाउस में है, 8th हाउस में है, 9th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो राहु रिलेटेड डिजीजेज हो सकती है। राहु वैसे भी हॉस्पिटल का कारक माना जाता है, क्योंकि 12th हाउस का कारक है और नींद का कारक है। राहु यदि अपनी शत्रु सूर्य मंगल चंद्रमा के साथ भी किसी भाव में पॉजिटेड है, तो वहां पे भी 50% अवस्था में राहु ग्रह पीड़ित अवस्था में आ जाएगा। राहु ग्रह कौन सी डिजीज देता है? राहु ग्रह पाइल्स देता है, आंतों में प्रॉब्लम देता है, नींद की प्रॉब्लम देता है, एलर्जी की डिजीज देता है। यदि राहु ग्रह पीड़ित अवस्था में है, 2, 8, 9, 12 या सूर्य चंद्र मंगल के साथ है, तो राहु से रिलेटेड डिजीजेज उसको जब जब गोचर खराब आएगा, जब जब दशाएं खराब आएगी, उस समय उस व्यक्ति को हो जाएगी। ये हमने राहु ग्रह के ऊपर राहु ग्रह से रिलेटेड डिजीज देखी। केतु कब डिजीज देता है? केतु ग्रह है यूरिन का कारक है। केतु ग्रह यदि जन्म कुंडली के 8th हाउस में बैठता है, 3, 6, 8 में बैठेगा तो केतु रिलेटेड डिजीज हो जाएगी। या केतु ग्रह अपने शत्रु ग्रह सूर्य चंद्र मंगल के साथ पॉजिटेड है, उस समय में केतु रिलेटेड डिजीजेस हो सकती है। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस या राहु केतु के साथ पॉजिटेड होगा, तो प्राइवेट ऑर्गन रिलेटेड डिजीज या किडनी रिलेटेड डिजीज दे सकता है। कब देगा? जब शुक्र राहु केतु के साथ हो या शुक्र ग्रह 6th हाउस, 8th हाउस में हो। कंडीशन वही सब अप्लाइड होगी। मेल चार्ट में गुरु ग्रह पीड़ित होना चाहिए और फीमेल चार्ट में शुक्र ग्रह का पीड़ित अवस्था में आना जरूरी है। तो अभी मैंने आप लोगों को मेडिकल साइंस के, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के कुछ सूत्र बताए। भृगुनंदी नाड़ी के द्वारा इन सूत्रों को आप हजारों चार्टों पे अप्लाई करके देख सकते हो। इनके सूत्र बड़े ही सटीक लगते हैं, किसी भी चार्ट पे आप अप्लाई करके देख लीजिए। अभी मैं सेकंड पॉइंट आप लोगों को समझाना चाहूँगा, प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी बाय द भृगुनंदी नाड़ी, कि भृगुनंदी नाड़ी के द्वारा किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन देखना है तो किस प्रकार से विदिन 2 मिनट यू कैन एनालिसिस कि इस व्यक्ति का यह प्रोफेशन होगा। और एनालिसिस ही नहीं कर सकते आप, नाड़ी में इतनी एक्यूरेसी कि आप स्टाम्प पेपर पे लिख के भी दे सकते हो। इसको समझेंगे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कृपया करके थोड़ी शांति बनाई रखें। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शनि ग्रह से हम प्रोफेशन देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ शनि के द्वारा वी कैन एग्जामिन कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा। बड़ा ही इजीली इसको एग्जामिन किया जा सकता है। किस प्रकार से इसको किया जाएगा वह मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। शनि ग्रह, इसके 5 रूल्स हैं।
नंबर 1, शनि ग्रह जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी का प्रोफेशन कर सकता है। शनि ग्रह के नेक्स्ट हाउस में जो ग्रह आएगा या उसका राशि आएगी उसका प्रोफेशन कर सकता है। शनि ग्रह से जो ग्रह ट्राइन, युति या दृष्टि करेगा उसका व्यक्ति प्रोफेशन कर सकता है। शनि ग्रह की राशि स्वामी का, शनि ग्रह के नेक्स्ट हाउस में जो ग्रह है उसका, शनि ग्रह के नेक्स्ट हाउस में जो राशि स्वामी है उसका, शनि ग्रह पे जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसका। इसके द्वारा बड़ा ही इजीली आप लोग एग्जामिन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का क्या प्रोफेशन होगा। मैं आपको इसके बड़े स्ट्रॉन्ग 3-4 एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी की कुंडली ले लीजिए, कुंभ लगन की कुंडली, 11 नंबर लगन की कुंडली। कुंभ लगन की कुंडली है, उनका शनि चतुर्थ हाउस में है, वृष राशि में पॉजिटेड है। वृष राशि में पॉजिटेड है, वृष राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह फिल्म इंडस्ट्री में ले जाता है। तो अमिताभ बच्चन जी कितने बड़े सुपरस्टार फिल्म स्टार है ये आप सभी लोग जानते हैं। कितनी सेकंड लगी? 10 सेकंड भी नहीं लगे हमें देखने में। सेकंड एग्जाम्पल लूँगा मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। शनि ग्रह उनका 10वें भाव में सिंह राशि में है। 10वें भाव में सिंह राशि में शनि ग्रह पॉजिटेड है। सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह से गवर्नमेंट राजनीति को देखते हैं तो आप आज वो गवर्नमेंट में, राजनीति में हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप सभी लोग जानते हैं। थर्ड एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेना चाहूँगा बाबा रामदेव जी का। बाबा रामदेव जी का शनि ग्रह कुंभ राशि में अष्टम भाव में स्थित है। कुंभ राशि में उनका शनि ग्रह अष्टम भाव में स्थित है। 8वां भाव किस चीज़ का होता है? बीमारियों का। इसके ऊपर दृष्टि किसके पड़ रही है? 12वें भाव से जुपिटर की। जुपिटर का काम क्या होता है? बीमारियों का इलाज करना। 12वां भाव किसका होता है? योगा, एक्सरसाइज। जुपिटर किस चीज़ का कारक है? बीमारियों को ठीक करने का। तो सुबह से शाम तक वो योगा के द्वारा बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बड़ा ही ईजीली हमने इसके द्वारा एग्जामिन किया। कितनी सेकंड लगी हमें? 2-3 मिनट भी हमें नहीं लगी। विदिन 1 मिनट हमें प्रोफेशन का एनालिसिस हो गया। इसमें बस कंडीशन यही है, प्रोफेशन एग्जामिन करने से पहले बस ये देखा जाता है कि जो ग्रह शनि ग्रह से युति या दृष्टि करके लिंक कर रहा है उस ग्रह का स्ट्रांग होना जरूरी है। यदि वो ग्रह पीड़ित अवस्था में है तो वो ग्रह वो प्रोफेशन नहीं दे पाएगा। मान लीजिए किसी कुंडली में शनि ग्रह से 5 ग्रह कनेक्टेड हो जाए तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या पांचों का प्रोफेशन करेगा? पांचों का कहीं ना कहीं रोल रहेगा, परंतु प्रोफेशन तुम एक ही मेजर करेंगे। तो इस स्थिति में हम ये देखेंगे कि वो ग्रह पीड़ित अवस्था में तो नहीं है। अब पीड़ित अवस्था देखने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है। सूर्य ग्रह पीड़ा में कब होता है? जब सूर्य शनि राहु केतु के साथ कनेक्टेड हो या 6-8 हाउस में हो। चंद्रमा पीड़ा में कब होता है? जब चंद्रमा 6-8-12 या शनि राहु केतु के साथ हो। मंगल पीड़ा में कब होता है? जब 3-4-8 में या शनि राहु केतु के साथ हो। गुरु पीड़ा में कब होता है? जब 6 हाउस, 8th हाउस या 10th हाउस में हो या राहु केतु के साथ हो। शुक्र पीड़ा में कब होता है? जब 6 हाउस, 8th हाउस या राहु केतु के साथ हो। बुध पीड़ा में कब होता है? जब चंद्र मंगल केतु या 8th हाउस में हो या 12th हाउस में भाव अनुसार नीच का हो जाता है। इसी प्रकार से शनि ग्रह 1st हाउस में नीच अवस्था में होता है और अपने शत्रु राहु केतु के साथ भी एफ्लिक्शन में आ जाता है। तो हम प्रोफेशन में ये जजमेंट भी लेते हैं। अब नाड़ी के द्वारा हम धनयोग किस प्रकार से देखते हैं? विदिन 5 मिनट हम ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की कुंडली में इस समय धन आएगा या धन जाएगा, दरिद्र योग है या धन योग है। और नेक्स्ट 2.5 ईयर आपके क्या कैसे जाने वाले हैं। नाड़ी में केतु ग्रह को ब्लॉक का कारक माना जाता है, कैंची का कारक माना जाता है। किस चीज़ का? केतु ग्रह ब्लॉकेज है। हार्ट में ब्लॉकेज होता है, सुना होगा आपने। धन में ब्लॉकेज होना नहीं सुना, आज मैं सिखाता हूँ। प्रोफेशन में ब्लॉकेज होना नहीं सुना। नाड़ी के लिए शनि ग्रह प्रोफेशन का कारक है। यदि किसी भी कुंडली में शनि ग्रह कुंडली में जिस भाव में पॉजिटेड है और शनि ग्रह के साथ उसके शत्रु ग्रह यदि कनेक्टेड हो जाए तो उस व्यक्ति को
जिंदगी में 30 साल तक ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, 30 साल के बाद में भी कम संघर्ष करना पड़ेगा। यदि अब इसमें भी डिफरेंशिएट है कि कौन सा ग्रह ज़्यादा बाधा करेगा, कौन सा ग्रह कम बाधा करेगा। केतु तो सीधा कैंची का कारक है, सीधा काट देगा, ब्लॉकेज ही कर देगा शनि को। शनि केतु आ गया, प्रॉब्लम इन द प्रोफेशन। शनि राहु आ गया, शनि ग्रह के साथ राहु आ गया, ये 30% 35% प्रॉब्लम देगा। इसी तरह से शनि ग्रह के साथ सूर्य, मंगल, चंद्र और राहु ये 30 से 40% प्रॉब्लम देता है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि किसी न किसी कुंडली में तो शनि ग्रह के साथ इन 3-4 ग्रहों में से कोई ना कोई कनेक्टेड होता ही है, तो कौन सा ग्रह ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, कौन सा ग्रह कौन सी कुंडली में कम प्रॉब्लम होगी। तो इसमें डिफरेंशिएट किया जाता है। यदि शनि के साथ केतु 100% प्रॉब्लम देता है, केतु को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक होता है बैड केतु, एक होता है गुड केतु। ये बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ रट लेते हैं ये ग्रह उच्च का हो गया। उच्च का होने से ग्रह बहुत अच्छा नहीं हो जाता, ग्रह की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में 7-8 ग्रह उच्च के थे, फिर भी उन्होंने इतना कष्ट झेला। जब उच्च के ग्रह इतना अच्छा रिजल्ट देते तो इतना कष्ट क्यों झेला। कर्क लगन की कुंडली में 12वें घर में उनका राहु उच्च का था, 6ठे घर में केतु उच्च का था, तुला राशि में 4th भाव में उनका शनि उच्च का था, 10वें भाव में मेष राशि में उनका सूर्य उच्च का था, लगन में गुरु उच्च का बैठा है कर्क राशि में, और चंद्रमा साथ में है होते हैं। पैसा ही पैसा है, परंतु पीड़ित अवस्था में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कनेक्टेड है, शनि केतु के साथ बैठा है या गुरु केतु के साथ बैठा है, गुरु राहु के साथ केतु है, वो पीड़ित योग होगा, वो नहीं माना जाएगा। चारों योग कनेक्टेड है। गुरु क्योंकि 9वें भाव का कारक है इसलिए भाग्य का कारक है, शनि 10वें और एकादश भाव का कारक है इसलिए प्रोफेशन का कारक है, बुध ग्रह 7वें भाव का कारक है इसलिए बिजनेस का कारक है। तो जिस कुंडली में ये चारों ग्रह लिंक्ड होंगे उस कुंडली में हम ये कहेंगे अच्छा धन योग है। एक और माना जाता है कर्माधिपति धर्माधिपति। कर्माधिपति धर्माधिपति कौन है। कर्माधिपति मतलब कर्मों का मालिक 10वां भाव, धर्माधिपति अर्थात धर्म का मालिक अर्थात 9वां भाव। किसी कुंडली में 9वें भाव का और 10वें भाव का लॉर्ड आपस में कनेक्ट हो रहा हो। और सप्तपति का योग बताता हूं। धन ऐसे भाव जो धन दिखाते हैं वो यदि आपस में कनेक्टेड हो जाए, साथ साथ में 7th हाउस का रोल भी आ जाए, तब भी ये बहुत बड़ा धन योग माना जाता है। धन कौन कौन दिखाते हैं। 2nd हाउस धन है, 10th हाउस आपका इनकम है, 11th हाउस आपका प्रॉफिट है, 7th हाउस आपका बिजनेस है, 9th हाउस आपका भाग्य है। तो 2, 7, 10, 11 भाव आपस में कनेक्टेड हो जाए, 2, 7, 10, 11 के लॉर्ड एक साथ युति कर जाए, 2, 7, 10, 11 के लॉर्ड एक दूसरे को देखे, 2, 7, 10, 11 के लॉर्ड एक्सचेंज कर जाए, तो ये भी करोड़पति अरबपति का योग है। आप लोग देख सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊंगा। बाबा रामदेव जी की कुंडली कर्क लगन की कुंडली है, उनकी कुंडली में ये योग स्पष्टतया बन रहे हैं। किस प्रकार से बन रहे हैं। कर्क लगन की कुंडली में 10th लॉर्ड मंगल और 11th लॉर्ड शुक्र 10वें भाव में बैठे हुए हैं, और 2nd लॉर्ड सूर्य 6th हाउस में दोबारा से योग बना रहा है। तो 2, 10, 11 का सीधा लिंक हो गया। 10वें 11वें का मालिक तो 7वें घर में बैठ गया, और 2nd लॉर्ड सूर्य उससे दोबारा करके कनेक्टेड हो गया। तो वेरी सिंपल 2 मिनट में हमने देखा कि इनकी कुंडली में धन योग किस प्रकार से बनता है। 2nd हॉरोस्कोप मुकेश अंबानी जी का, इसमें 10वें भाव का लॉर्ड चंद्रमा 9वें भाव में है, और 11वें भाव का लॉर्ड 7वें भाव में है, 2nd लॉर्ड इनका 8वें में है, और बुध शुक्र केतु इनके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 2nd लॉर्ड 7th लॉर्ड 10th 11 लॉर्ड आपस में कनेक्टेड हो गए। ये कितनी सेकंड लगी। सिर्फ एक योग याद रखा हमने, 2, 6, 10, 11, 2, 7, 10, 11 आपस में कनेक्टेड हो। केपी में भी हम यही लेते हैं। जो केपी वाले बड़े अच्छे से जानते हैं कि केपी में धन देखना हो तो 2, 6, 10, 11, 2, 7, 10, 11। नाड़ी में भी वही है, बस देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस प्रकार से हमने धन योग और दरिद्र योग की चर्चा करी।
एक और आप लोगों के सामने एक छोटा सा बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, मैरिज के ऊपर चर्चा करूंगा कि मैरिज एस्ट्रोलॉजी को नाड़ी में विद इन 2 मिनट आप किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हो। वैदिक में हम देखते हैं 7वें भाव में शनि राहु केतु बैठ जाए, मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, मैरिज डिले होगी, या शुक्र ग्रह राहु केतु से पीड़ित हो जाए तो मैरिज डिले होगी। नाड़ी में क्या है, नाड़ी में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि भावों से ज़्यादा ग्रहों को कनेक्शन दिया गया है। नाड़ी के द्वारा हम कैसे 2 मिनट में कह सकते हैं कि ये तो डिले मैरिज का केस है, ये इसमें तो डिनाइल मैरिज है, मैरिज होगी नहीं, या इसमें डाइवोर्स लिखा है, इसकी सक्सेसफुल मैरिज नहीं है, इसकी बैड मैरिज है, या इसका पति इसको छोड़ के भाग जाएगा। इस प्रकार की अवस्था किस प्रकार से कह सकते हैं, वो भी विद इन 2 मिनट। नाड़ी में शुक्र ग्रह वाइफ का कारक होता है, मंगल ग्रह नाड़ी में हस्बैंड का कारक है, बस खत्म, इतना ही है। नाड़ी में शुक्र ग्रह पत्नी का कारक है, मंगल ग्रह पति का कारक है। सबसे उत्तम अवस्था मैरिटल लाइफ की क्या होती है, जब मियाँ बीवी एक साथ अकेले में हो। बोला मियाँ बीवी एक साथ अकेले में हो, बीच में उनका कोई तीसरा कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो दैट इज द बेस्ट कंडीशन ऑफ द लाइफ, प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में। और बीच के अंदर कभी सास टांग लगा रही है, कभी ससुर टांग लगा रहा है, कभी कोई दोस्त बीच में परेशान कर रहा है, कभी ऑफिस का बॉस परेशान कर रहा है, बीच में कोई गर्लफ्रेंड आ गई, कोई बॉयफ्रेंड आ गया, तो क्या होगी, परेशानी आ जाएगी। इसको नाड़ी के द्वारा हम किस प्रकार से देखें, 2 मिनट में देखा जा सकता है। आप ये भी जज कर सकते हो कि तुम दोनों के बीच में कौन परेशान कर रहा है। यदि शुक्र और मंगल ग्रह से, मंगल ग्रह के पहले शत्रु देख लो, जो अभी समझाया था, शनि राहु केतु कनेक्ट हो। मंगल ग्रह के शत्रु कौन है, शनि राहु केतु और बुध ग्रह। यदि कुंडली में मंगल ग्रह के साथ शनि राहु केतु या बुध ग्रह कनेक्टेड हो, आंख बंद करके स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, हस्बैंड परेशान रहेगा। नाड़ी में यदि शुक्र ग्रह राहु केतु के साथ कनेक्टेड है, राहु केतु क्योंकि शुक्र के शत्रु है, मंगल के शत्रु शनि राहु केतु और बुध थे, वो उससे पीड़ित हो गया। शुक्र के साथ यदि राहु केतु कनेक्टेड है, या सूर्य ग्रह कनेक्टेड है, चंद्रमा भी कनेक्टेड है, चंद्रमा और सूर्य 30% परेशान करेंगे, राहु और केतु 100% परेशान करेंगे। तो शुक्र के साथ राहु केतु सूर्य चंद्रमा यदि कनेक्टेड है, तो हम क्या कहेंगे, वाइफ परेशान रहेगी, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है। क्यों परेशानी आएगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में वो आ गया, क्या बोलते हैं, मियाँ बीबी, और वो मैरिटल लाइफ में वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। उन्हें देखा डिले मैरिज का केस है, मैरिज हो भी गई क्योंकि शुक्र और मंगल के शत्रु ग्रह उससे कनेक्टेड है। यहाँ पे शुक्र पत्नी जब पति से मिलेगी, अर्थात शुक्र जब मंगल से मिलेगा, तभी हैप्पी मैरिटल लाइफ हो सकती है। बीच में क्या बैठी है, चीन की दीवार। चीन की दीवार का कॉमन नाम कौन है, शनि राहु केतु या चंद्रमा बुध। तो यदि ये शत्रु ग्रह कनेक्टेड हुए तो इट विल क्रिएट द मैरिटल लाइफ द प्रॉब्लम। तो ये आपका डिले मैरिज का केस हो जाएगा। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे, यदि ये चारों ग्रह कनेक्टेड नहीं हैं तो टाइमली मैरिज हो जाएगी और मैरिज सक्सेसफुल भी होगी। सेकेंड पॉइंट, ऑल्सो आई अनाउंस जुपिटर ऑल्सो चेक्ड इन द भृगुनंदी नाड़ी। जुपिटर भी यदि जन्म कुंडली में राहु या केतु के साथ कनेक्टेड हो तो उस जातक की भी कह सकते हो कि मैरिज डिले होगी। खासकर आप देख लो 6ठे घर 8वें घर के जुपिटर वालों को, जिसका जुपिटर 6ठे 8वें में बैठा है या राहु केतु उसके साथ कनेक्टेड है, उन लोगों की डिले मैरिज होती है। ये सिर्फ डिले मैरिज है, इट इज नॉट ए प्रॉब्लमेटिक, इट्स ऑफ द डिले मैरिज। तो अब बात आती है, जब यदि इनका उपाय करने के लिए ऐसा जातक एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचता है तो एस्ट्रोलॉजर को क्या सजेस्ट करना चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, शुक्र का स्टोन पहना दो, शुक्र का जेम स्टोन पहना दो, या मंगल का ज़्यादा से ज़्यादा जेम स्टोन पहना दो, जुपिटर का जेम स्टोन पहना दो। बात वही आ गई, हमने क्या किया है, उस व्यक्ति को पाँव के अंदर कील चुभ गई है, कील पाँव के अंदर कील चुभ गई है, कील नहीं निकाली है, तो कील निकालने के लिए उसको शनि राहु केतु का उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। धन्यवाद। देखिए इस पूरे